नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मनिंदर साइंस स्कूल की कला वर्ग की ऑनलाइन क्लास में। एक बार नया चैप्टर लेके और नया पॉइंट लेके नया बिंदु लेके मैं फिर से हाजिर हूँ। आज का जो हमारा बिंदु है वो है भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। ठीक है, पाठ का नाम है देखो जातिवाद। ठीक है, ये यूनिट है, इसका नाम है भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां, जिसमें देखो पहला प्रश्न बनता है भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका, जो कि 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। और इसमें या तो भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका पूछ लेते हैं या जातिवाद के नकारात्मक प्रभाव या सकारात्मक प्रभाव, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो भारतीय राजनीति में जाति की क्या भूमिका है, इसको हम निम्न पॉइंटों के द्वारा देखेंगे। वो पॉइंट कौन से हैं? देखो, पहला, निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका। निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका। ठीक है, पहला बिंदु क्या आ गया? निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका। और दलों में जातिगत आधार पर प्रत्याशियों का चयन, यानी कि राजनीतिक जो दल होते हैं ना, राजनीतिक दलों द्वारा कर लो चाहिए, दलों द्वारा जातिगत आधार पर प्रत्याशियों का चयन, प्रत्याशियों का चयन। ठीक है, देखो जब 4 नंबर का प्रश्न आता है तो कम से कम अपने को 4 पॉइंट करने होते हैं। ठीक है, 5 भी कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा बिंदु है वो है मतदान व्यवहार में जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार, जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार। ठीक है, तीसरा कौन सा है? जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार। अब हम मंत्रिमंडल निर्माण में जाति की भूमिका। मंत्रिमंडल निर्माण में जाति की भूमिका। ठीक है, किस प्रकार मंत्रिमंडल निर्माण में जाति की भूमिका होती है वो देखेंगे अपने। ठीक है, अब देखो राज्य राजनीति में जाति का प्रभाव। राज्य राजनीति में जाति का प्रभाव कितना हो? 1 2 3 4 5 हो गए, लेकिन एक और कर लेते हैं हमने। चुनाव प्रचार में जाति का, चुनाव प्रचार 1 2 3 4 5 6, चुनाव प्रचार में जाति का सहारा, में जाति का सहारा। ठीक है, देखो आज अपने यही अध्ययन करेंगे, यही चीज पढ़ेंगे कि जाति जो है वो हमारे लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, या जातिवाद क्या होता है, जातिवाद किस प्रकार खतरनाक है, या उसके फायदे हैं या उसकी हानियां हैं। ठीक है, इससे पहले आपको अर्थ समझना होगा कि जातिवाद होता क्या है। जातिवाद क्या है? अपनी जाति के प्रति उग्र लगाव ही जातिवाद है। छोटी सी डेफिनेशन है ये, ठीक है ना, छोटी सी परिभाषा है, क्योंकि परिभाषा देना, देखो कोई भी प्रश्न का जब अपने प्रश्न को उत्तर शुरू करते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले राजनीति विज्ञान में परिभाषा दी जाती है, चाहे वो किसी विद्वान की परिभाषा हो या आपकी खुद की परिभाषा भी हो सकती है, आप खुद परिभाषा बना सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो
अपनी जाति के प्रति उग्र लगाव की भावना जातिवाद है, यानी कि अपनी जाति को तो श्रेष्ठ साबित करने का प्रयत्न करना और दूसरी जातियों को हीन या तुच्छ साबित करना ही क्या है, जातिवाद है। जब एक जाति के द्वारा स्वयं की जाति के लोगों को अधिक अधिकार देने की मांग उठाई जाती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं जातिवाद। क्या बोलते हैं, जातिवाद। जैसे गुज्जर आंदोलन, जाट आंदोलन, इस प्रकार के जो जातिगत आधार पर आंदोलन हुए हैं ना आज तक के जितने भी, उसको अपने जातिवाद कह सकते हैं। ठीक है, ये आपको अर्थ समझना जरूरी है। अब देखो आगे, इसको मैं टॉपिक को शुरू करूं, इनका वर्णन शुरू करूं इससे पहले आपको देखो, वैसे तो सबको पता ही होगा हमारे जो 12वीं क्लास का रिजल्ट आया है, घोषित हुआ है, जो हमारा विद्यालय है वो इस बार फिर से क्या है, सर्वोच्च स्थान पर है। जैसा कि कोई नई बात तो है नहीं, हमेशा ही कला वर्ग है, 12वीं साइंस है, 10th क्लास, इसमें मतलब हर बार हमारा परिणाम अच्छा रहता है। लेकिन कला वर्ग, ठीक है, 12वीं आर्ट, इसमें आसपास के 30-40 किलोमीटर तक मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो हमेशा से ही टॉप रहा है, और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो रिजल्ट है वो टॉप रहेगा। ठीक है, चनाना ही नहीं, चनाना से भी बाहर। 12वीं साइंस हो चाहे 12वीं आर्ट हो, सभी फॉर्मेट हैं, उनमें हमारा जो परिणाम है वो क्या है, बहुत ही अच्छा रहा है। 12वीं आर्ट के रिजल्ट की खास बात यह है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10वीं की तुलना में 12वीं क्लास में 28% अंकों की वृद्धि किया, यानी कि जिस बच्चे के 10वीं में 54% थे उसके 12वीं में 82% है, 82। ठीक है, तो देखो भविष्य में भी इसी प्रक्रिया को आप लोग भी दोहराएं। जो आने वाला जो नया बैच है, ये आपका जो हर सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है वो सराहनीय रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है। जैसे पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल में भी 98 नंबर बने हैं, जो चिड़ावा टॉप है। ठीक है ना, इसमें 2 नंबर अपने को अब की बार और जोड़ने हैं, यानी कि अब की बार पूरा 100 का लक्ष्य रखना है। हिंदी है, हिंदी में 97 नंबर, भूगोल है, भूगोल में 97 नंबर। ठीक है, तो हर विषय में मतलब 95 से ऊपर नंबर है हर विषय में, जो कि एक बहुत ही बढ़िया जो रिजल्ट है वो माना जाता है। तो इसी क्रम को अपने को आगे दोहराने के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और देखो लॉकडाउन चल रहा है, धीरे धीरे खुल भी रहा है, लेकिन जो स्कूल विद्यालय जो है ना, ये सबसे अंत में खुलेंगे। तो हम अगर ऐसे आप ये देखते हो कि सिर्फ स्कूल खुलेंगे तभी पढ़ाई करेंगे, तो ऐसा मुमकिन है नहीं है। फिर अपने क्या क्या करेंगे, फिर तो खिचड़ी हो जाएगी जल्दबाजी में। अब सरकार कितना सिलेबस देती है उसके आधार पर अपने मतलब नया जो सिलेबस आएगा, लेकिन इसी में से 1-2 पाठ्यक्रम होंगे और कुछ नहीं। आप तो बस इसको तैयार करके रखो, ठीक है ना, जितना आपसे तैयार होता है उसको तैयार करके रखो। आपको नोट्स करवाए हुए हैं मैंने, जो दूसरी जो बुक है उसके नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, मैं PDF भेज दूंगा कभी भी, या फिर आपको वैसे नोट्स प्रदान कर दिए जाएंगे। ठीक है, स्कूल की तरफ से आप अपनी तैयारी रखो, घर पे 1-2 घंटे हर सब्जेक्ट को देखो आप। ठीक है, जो नोट्स आपको दे रखे हैं पढ़ने के लिए, वो आप क्या है जो आपको करवा रखे हैं उनको आप अच्छी तरह क्या है पढ़ो, वरना ये टाइम बहुत मतलब ज़्यादा नहीं मिलने वाला अपने को, टाइम है, समय वो बहुत कम मिलेगा। इसलिए पूर्व में जो तैयारी है, 5-7 बच्चों के मेरे पास मतलब मैसेज भी आते हैं, फ़ोन भी आते हैं, वो कह रहे हैं सर हमने ये एक जो आपने नोट्स करवाए थे जो बुक है उसके हमने कर लिए, भूगोल के हमने याद कर लिए, हिंदी के याद कर लिए, पॉलिटिकल के याद कर लिए। तो सभी को करना है ये काम, ठीक है ना। अब देखो पहला जो इसमें पॉइंट है, निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका। निर्णय प्रक्रिया क्या होती है, देखो जिस प्रकार ऐसी कुछ जातियां जिनको आरक्षण मिला हुआ है, ठीक है, वो तो अपना आरक्षण बचाने का प्रयत्न कर रही हैं कि हमारा आरक्षण छीन नहीं जाए। वो अपने आरक्षण को आगे तक बढ़ाने का क्या करती हैं, हमेशा प्रयास करती रहती हैं। और जिन जातियों को आरक्षण नहीं मिला, वो जातियां अपने आप को आरक्षित श्रेणी में शामिल करने हेतु आंदोलन करती हैं। कई बार तो ये आंदोलन है बहुत ही ज़्यादा हिंसक होते हैं, जिससे जन और धन जो हानि है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो पहला है निर्णय प्रक्रिया में जातिगत भूमिका, यानी कि इसमें सिर्फ आपको इतना याद करना है, जिन जातियों को आरक्षण नहीं मिला वो अपने आप को आरक्षित श्रेणी में शामिल करने हेतु आंदोलन कर रही हैं, और जिनको मिला हुआ है
आरक्षण, वो अपना आरक्षण बचाने का प्रयत्न करती रहती हैं। इसके लिए वो आंदोलन और दबाव समूह जैसी गतिविधियां संचालित करती हैं। अब देखो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है राजनीतिक दलों द्वारा जातिगत आधार पर प्रत्याशियों का चयन। इसका अर्थ देखो क्या है कि राजनीतिक दलों द्वारा जातिगत आधार पर प्रत्याशियों का चयन, ठीक है। राजनीतिक जो दल होते हैं, दल क्या होती हैं, पार्टियां, जैसे वे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बसपा आदि। ये क्या करती हैं, जैसे हमारी बुक में तो देखो ये लिखा होता है, या फिर हमने ये सुना है कि योग्यता के आधार पर जो प्रत्याशियों का चयन होता है या उनको टिकट मिलती है। प्रत्याशी क्या होते हैं, चुनाव में खड़े होने वाले लोग, यानी कि चुनाव में हिस्सा लेने वाले, चुनाव लड़ने वाले लोग होते हैं प्रत्याशी। अब वो प्रत्याशी कौन होते हैं, उनकी कोई योग्यता नहीं होती, भाई यही होना चाहिए, इतना पढ़ा होना चाहिए वो, ठीक है, बस भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र वाला है, पागल दीवाला नहीं होना चाहिए, योग्यताएं वगैरह होती हैं। तो राजनीतिक जो दल है, पार्टियां, उनको सिर्फ सीट जीतने से मतलब होता है, यानी कि उस क्षेत्र से चुनाव जीतने से मतलब होता है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनको। तो जब भी वो टिकटों का बंटवारा करती हैं, प्रत्याशियों का चुनाव करती हैं, तो उस समय क्या है, वो जातिगत आधार पर निर्णय लेती हैं। कैसे, जिस जाति के वोटर ज़्यादा हैं, मान लो हमारा झुंझुनू जिला है, इसमें जाटों की जो जाट वोटर हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि हर चुनाव में मतलब हर पार्टी जो है वो जाट जो होते हैं उनको अपना उम्मीदवार बनाने की कोशिश करती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि चुनाव मैदान में जो जाट उम्मीदवार हैं, वो बीजेपी की तरफ से भी वो जाट उम्मीदवार मिलेगा और कांग्रेस की तरफ से भी, तीसरी पार्टी की तरफ से भी। इसी प्रकार जहाँ पर मान लो ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा है या राजपूतों की संख्या ज़्यादा है, जिस क्षेत्र में देखेंगे वोट कौन से ज़्यादा है, राजपूतों के ज़्यादा हैं, तो उस क्षेत्र में राजपूत उम्मीदवार उतारने का निर्णय वो पार्टी लेगी। यानी कि जातिगत, जिस जाति के वोट ज़्यादा होंगे ना, उसी जाति का नेता उतारने की, प्रत्याशी उतारने की वो पार्टी क्या करेगी, कोशिशें करेगी, ठीक है। लेकिन कई बार क्या है, कुछ पार्टियां हैं वो क्या अपना दिमाग को थोड़ा सा उल्टा भी लगा लेती हैं। कैसे, मान लो जैसे ये जगह है झुंझुनू है, मान लो ये झुंझुनू, ठीक है। यहाँ पर ऐसा मान लो, हालांकि मेरे को पता नहीं है कितनी है, लेकिन एक बार मान लो कि 60% जाट हैं, 30% हैं वो राजपूत हैं, ठीक है। अब कांग्रेस, कौन सी पार्टी, कांग्रेस ने भी यहाँ पर अपना प्रत्याशी है, वो किसको, कांग्रेस ने भी जाट प्रत्याशी उतार दिया यहाँ पर मैदान में, और बीजेपी ने भी जाट, और बसपा जो तीसरी पार्टी है बस बीएसपी, उसने भी जाट कैंडिडेट उतार दिया, ठीक है। अब यहाँ पर कई बार समीकरण बिगड़ जाता है। चौथी पार्टी है, उसने यहाँ पर क्या है, मान लो आम आदमी पार्टी है, इसने ब्राह्मण या राजपूत उम्मीदवार है वो मैदान में उतार दिया। होगा क्या, 60% वोट है वो 3 हिस्सों में बढ़ जाएंगे, कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, क्योंकि तीनों का उम्मीदवार कौन सी जाति का है, जाट। तो इनके वोट बट गए कि 20-20% वोट मिले, किसी को 20 मिले, किसी को कितने। अब यहाँ पर जो राजपूत उम्मीदवार है जिसके वोट कितने हैं, 30% है, तो वो अकेला अगर है मैदान में और 30% ये वोट ले जाता है और थोड़े बहुत इनमें से वोट मिल जाते हैं इसको, जाटों के वोट, तो ये क्या है, कई बार क्या है, इस प्रकार जो जिनके बाहुल्य होता है वो कैंडिडेट है वो हार जाते हैं, और कम जिसकी संख्या क्या है, कम होती है, वो क्या है, जीत जाते हैं। जिस प्रकार राजपूत वगैरह यहाँ पर देखो मैंने ये उदाहरण द्वारा बताया है, ठीक है ना। यानी कि ज़्यादा उम्मीदवार उतारना भी एक जाति बहुल्य के हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इससे मतलब है वो कहते हैं ना, 2 की लड़ाई में तीसरे का फायदा होना, वो वाली कहानी हो सकती है इसमें, ठीक है। तो ये था जातिगत आधार पर, राजनीतिक दलों द्वारा जातिगत आधार पर प्रत्याशियों का चयन। और हमें हर जगह होता है, ये केवल झुंझुनू की ही बात नहीं है, हर राज्य में होता है, हर जिले में होता है, और हर मतलब जो भी क्षेत्र होता है उसमें इस प्रकार का होता है। क्योंकि आपको फिर से बता देता हूँ, राजनीतिक दल है उनको सीट जीतने से मतलब है। अब वो जातिगत आधार पर चाहे वो प्रत्याशी हो, चाहे भ्रष्ट है या कैसा भी है या ईमानदार है, कुछ भी है, ठीक है ना,
उनको कुछ मतलब नहीं है, उनको मतलब है सिर्फ जीतने से। ठीक है, तो देखो हमारा जो दूसरा पॉइंट था जातिगत दल के आधार पर या राजनीतिक दलों द्वारा जातिगत आधार पर प्रत्याशियों का चयन। एक चीज याद रखना, प्रत्याशी क्या होता है? ठीक है, प्रत्याशी ये नाम है ना जो प्रत्याशी, देखो ध्यान से, कई बच्चे इसमें अटक जाते हैं कि ये प्रत्याशी क्या चीज आ गया। प्रत्याशी वही होगा जो चुनाव, जैसे अगर मैं लड़ रहा हूं ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मैं चुनाव लड़ रहा हूं झुंझुनू में, तो मैं क्या हो गया? प्रत्याशी हो गया। ठीक है ना, ये होते हैं प्रत्याशी। तो ये इसको बोलते हैं जातिवाद। ठीक है, यानी कि जाति के आधार पर सारा सिस्टम है तैयार करना। और आज देश की दुविधा यही है कि सारा जो देश है, उस देश की, हमारे देश की जो राजनीति है वो जातिवाद और क्षेत्रवाद के आधार पर चल रही है। इसके कई बार क्या है, गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। परिणाम क्या भुगतने पड़ते हैं? कई बार योग्य व्यक्ति है उसका हमारे को लाभ नहीं मिलता, अयोग्य जो प्रत्याशी है उनका चुनाव हो जाता है, क्योंकि योग्य प्रत्याशी हो सकता है उसके जो वोटों की संख्या है वो कम हो। ठीक है, अब देखो हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार। इसका अर्थ ये है कि देखो वोट देते समय चुनाव में भी क्या होता है? जाति का प्रयोग होता है, जाति का सहारा लिया जाता है। ठीक है, अधिकतर जो व्यक्ति हैं वो प्रत्याशी को देखकर वोट नहीं देते कि वो ईमानदार है, योग्य है, नहीं है। वो देखते हैं कि इसकी जाति क्या है। हाँ ठीक है, मैं जाट हूँ, सामने कौन है? जाट है, तो मैंने उसको वोट दे दिया। ठीक है, ये चल रहा है, जिसके कारण क्या है, लोकतंत्र खोखला होता जा रहा है। देखो जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार का यही अर्थ है कि मतदान करते समय मतदाता कौन है? मतदाता। मतदाता कौन होता है? जो वोट देने वाला है, वोटर। ठीक है, प्रत्याशी है जो चुनाव लड़ रहा है, और हालांकि दोनों ही हमारे राजनीतिक अधिकार हैं, चुनाव लड़ना और वोट देना। तो वोट देते समय भी हमारे देश में ज़्यादातर किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है? कौन सी चीज़ दिमाग में होती है वोटर के कि ये क्या मेरी जाति का है या नहीं। ठीक है, चाहे वो कितना भी भ्रष्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन क्या है वो उसकी जाति का होना चाहिए। 90% या 80% मतदाता है वो जाति के आधार पर ही क्या है मतदान करते हैं, जाति के आधार पर ही क्या है वोट देते हैं, जो कि क्या है बहुत ही देश के लोकतंत्र के लिए बुरा साबित हो रहा है। तो देखो इसको बोलते हैं जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार। ठीक है, एक बार फिर से सुनो, जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार का अर्थ क्या है, क्योंकि जब तक अर्थ समझ नहीं आएगा ना तो याद नहीं होगा, और ये याद करने अब जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देखा और वीडियो देख के बंद करके आप बस ठीक हो गया, इसको याद करना जरूरी है। आपको मैंने नोट बुक में लिखा रखा है। ठीक है, जातिगत आधार पर यानी कि किसको, जो जिस जाति का है, आपको पता ही है वहां पर जातिगत व्यवहार पहले से सेट हो रहा है, क्योंकि उस क्षेत्र में जिस जाति के वोटर ज़्यादा हैं उसी प्रत्याशी को टिकट दिया हुआ है, तो जाहिर है वो प्रत्याशी भी अपनी जाति के, वो जो वोटर हैं वो भी अपने जाति के प्रत्याशी को ही वोट देंगे या उसके पक्ष में अपना जो मत है वो डालेंगे। ठीक है, जब तक देखो ये व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से सही नहीं होगी तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। हमें योग्य नेता हैं या योग्य नेतृत्व है वो हमें प्राप्त नहीं होगा, जिसकी वजह से आगे लोकतंत्र के समक्ष और चुनौतियां उपस्थित हो जाएंगी, जैसे भ्रष्टाचार वगैरह। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में फिर से हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।